नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र आपका अपनी इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम क्लास 7th एनसीईआरटी ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। सेकंड चैप्टर क्या है? इनसाइड आवर अर्थ। इनसाइड यानी अंदर से, ठीक है। यानी कि जो हमारी अर्थ है वो अंदर से उसकी बनावट कैसी है, इस चैप्टर में हम वो डिस्कस करेंगे। द अर्थ आवर होमलैंड इज अ डायनेमिक प्लैनेट। अर्थ जो हमारा होमलैंड है वह क्या है? एक डायनेमिक प्लैनेट है। डायनेमिक प्लैनेट का मतलब है कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो अर्थ है वो डायनेमिक मोशन यानी रोटेट कर रही है या रिवॉल्व कर रही है, इसके रिगार्डिंग इसको डायनेमिक प्लैनेट बोला गया है। नहीं, यहाँ पे इस डायनेमिक प्लैनेट इसलिए बोला गया है कि जो अर्थ है उसके इंटीरियर में भी और उसके एक्सटीरियर में भी कंटिन्यूअस जो है चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। यानी अर्थ यानी कि जो हमारा होमलैंड है वह एक क्या है? वह एक डायनेमिक प्लैनेट है जिसमें कि इसके अंदर भी, इंटीरियर में भी और एक्सटीरियर में भी चेंजेस हो रहे हैं। इट इज कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। तो कॉन्स्टेंटली इसमें अंदर और बाहर जो है चेंजेस हो रहे हैं। हैव यू वंडर्ड व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? क्या आपने कभी सोचा है कि जो हमारी अर्थ है उसके इंटीरियर में क्या लाई करता है? यानी उसके अर्थ जो है, अर्थ जो है उसके अंदर क्या है? और व्हाट इज द अर्थ मेड अप ऑफ? जो अर्थ है वह किसका बना हुआ है? चलो अब देखते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ। Just like an onion, the earth is made up of several concentric layers with one inside another. तो दोस्तों आपने एक ऑनियन देखा होगा। ऑनियन में एक के ऊपर एक लेयर होता है, कंसेंट्रिक लेयर होते हैं, ठीक है। कंसेंट्रिक द सेंस, कंसेंट्रिक का मतलब सारे जो लेयर होते हैं, सारे जो सर्कल होते हैं, उसका जो सेंटर होता है एक ही पॉइंट पे होता है, ठीक है। तो हमारा अर्थ भी जो है, अर्थ भी ऑनियन की तरह बहुत सारे कंसेंट्रिक लेयर का बना हुआ है। The uppermost layer over the earth surface is called the crust. जो अपर मोस्ट लेयर है अर्थ की सरफेस पे, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। यानी जो सबसे ऊपर वाला लेयर है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं क्रस्ट, जो अपर मोस्ट है। इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर। थिनेस्ट मतलब पतला। तो जितनी अर्थ की जितनी लेयर है, सबसे थिनेस्ट जो है, जो सबसे पतला है, वो कौन सा है? वो क्रस्ट है। It is about 35 kilometer on the continental masses and only 5 kilometer on the ocean floors. तो दोस्तों जो क्रस्ट है उसकी थिकनेस यहाँ पे दी गई। थिकनेस क्या है? जितने कंटिनेंटल मासेस यानी जो कंटिनेंट है उस पे इसकी थिकनेस कितनी है? 35 किलोमीटर है। कितनी थिकनेस? द सेंस ये थिकनेस, ठीक है। ये थिकनेस 35 किलोमीटर है कंटिनेंटल मासेस पे, जबकि ओशियन फ्लोर्स हैं, जहाँ पे ओशियन है उसके अंदर इसकी जो थिकनेस है वो केवल 5 किलोमीटर है। यानी 30 किलोमीटर का डिफरेंस है कि जो जितने लैंड आपको दिखेंगे, कंटिनेंट दिखेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे इसकी थिकनेस 35 किलोमीटर है और जो ओशियंस हैं वहाँ पे इसकी थिकनेस कितनी है? केवल 5 किलोमीटर है। The main mineral constituents of the continental mass are silica and alumina. जो कंटिनेंटल मासेस हैं, जो कंटिनेंटल मास है वो किसके बने हुए हैं? वे दो मिनरल जैसे सिलिका और एल्यूमिना का बना हुआ है कंटिनेंटल मास। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम सीएल बोलते हैं। एस आई का मतलब सिलिका हो गया और एल का मतलब एल्यूमिना हो गया, ठीक है। द ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। जो ओशियनिक क्रस्ट है दोस्तों, वो सिलिका और मैग्नीशियम का बना हुआ है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इसको सीमा बोलते हैं। सी यानी एस आई का मतलब सिलिका एंड एम ए का मतलब मैग्नीशियम, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया कि जो कंटिनेंटल मासेस हैं, कंटिनेंटल मासेस किसके बने हुए हैं? सिलिका और एल्यूमिना का मिलकर बना हुआ है। और जो ओशियनिक क्रस्ट हैं वे किनके बने हुए हैं? वो सिलिका और मैग्नीशियम के मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे फिगर में हम देख सकते हैं एक कंटिनेंटल क्रस्ट, इसकी थिकनेस कितना है? इसकी थिकनेस है दोस्तों 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर कंपेरिजन देन ओशियनिक क्रस्ट का देखें, ओशियनिक क्रस्ट का जो थिकनेस है वह है केवल 5 किलोमीटर, ठीक है। ये थिकनेस देख रहे हो ना, ए है थिकनेस किसका? कंटिनेंटल मासेस पे जो क्रस्ट है उसकी थिकनेस 35 किलोमीटर है, और ए है ओशियनिक क्रस्ट जिसकी थिकनेस केवल 5 किलोमीटर है। Just beneath the crust is the mantle which extend up to a depth of 2900 किलोमीटर। अब बात आती है कि पहला वाला जो लेयर था कंसेंट्रिक लेयर, उसको तो देख लिया, वो क्रस्ट थी। अब उसके जस्ट नीचे आता मेंटल, जिसकी मेंटल जो है उसकी थिकनेस है दोस्तों 2900 किलोमीटर यानी 2900 किलोमीटर। यह थिकनेस है मेंटल की, ठीक है।
अब उसके बाद तीसरा कौन है, इनर मोस्ट। इनर मोस्ट है लेयर इज द कोर, जो अर्थ की सबसे इनर मोस्ट लेयर है दोस्तों वो है कोर, जिसकी रेडियस है कितनी, लगभग 3500 किलोमीटर। इट इज मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन एंड इज कॉल्ड नाइफ। जो कोर है, अर्थ का जो कोर है, जो कि सबसे इनर मोस्ट लेयर है, वह किसका बना हुआ है, वह निकल और आयरन का बना हुआ है, इसलिए इसको नाइफ बोलते हैं। एन का मतलब निकल और एफ का मतलब फेरस। दी सेंट्रल कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जो दोस्तों जो सेंट्रल कोर है यहाँ पे, इसका टेम्परेचर बहुत ही हाई रहता है और बहुत ही प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वो है क्रस्ट। ठीक है, ये है क्रस्ट। तो जो क्रस्ट है दोस्तों, उसकी जो थिकनेस है कंटिनेंटल मासेस पे कंपेरिजन देन ओशियन ओशियन फ्लोर पे वो डिफरेंट है। कंटिनेंटल मासेस पे इसकी थिकनेस है 35 किलोमीटर और ओशियन क्रस्ट जो है उसकी थिकनेस है केवल 5 किलोमीटर। अब उसके बाद जो लेयर आता है उसका नाम है मेंटल। तो मेंटल की जो थिकनेस है दोस्तों, मेंटल की थिकनेस है कितनी, 2900 किलोमीटर। अब इनर मोस्ट लेयर आता है कौन, कोर। अब यहाँ पे देखना कोर की थिकनेस नहीं दी है, कोर का रेडियस दिया गया है। क्यों, क्योंकि अब अंदर तो केवल कोर बचा है, इसके बाद कोई लेयर नहीं है, तो ये पूरी रेडियस जो है कितना है, 3500 किलोमीटर। ठीक है, द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज इन साउथ अफ्रीका। तो सबसे डीपेस्ट जो माइन है, यानी सबसे गहरी जो माइन है दोस्तों, वो कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में है। यह केवल 4 किलोमीटर गहरी है। ठीक है, इन सर्च फॉर ऑल इंजीनियर्स हैव डग अ होल अबाउट 6 किलोमीटर डीप। तो इंजीनियर्स ने तेल की तलाश में इसको 6 किलोमीटर मतलब अंदर खना हुआ है। टू रीच टू द सेंटर ऑफ द अर्थ विच इज नॉट पॉसिबल, यू विल हैव टू डिग अ होल 6000 किलोमीटर डीप ऑन द ओशियन फ्लोर। तो दोस्तों अगर आपको आपके माइंड में आता है कि आपको जाना है अर्थ के सेंटर पे, यानी इनर कोर जो है, जो अर्थ का इनर कोर है वहां पे आपको जाना है, तो पहले सोच लो आपको कितना कितना अंदर, कितनी गहराई तक खोदना होगा, 6000 किलोमीटर तक। ठीक है, बात आती है कि 6000 कैसे, यहाँ पे तो केवल 3500 किलोमीटर है जो इनर कोर है। क्योंकि जैसे कोर जो है 3500 किलोमीटर है, इधर 2900 किलोमीटर तो ये भी हो गया, मेंटल हो गया, ऊपर से 35 किलोमीटर क्रस्ट हो गया, तो आपको 6000 किलोमीटर खोदना होगा अंदर जाने के लिए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो दोस्तों द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। तो जो अर्थ का वॉल्यूम है, अर्थ की जो पूरी वॉल्यूम है, उसमें क्रस्ट जो है केवल 1% है। ठीक है, 84% कौन क्या है, 84% है मेंटल और 15% है कोर। यानी सबसे कम कौन है, सबसे कम क्रस्ट है और उसके बाद आता है कोर, और सबसे ज्यादा जो है वो है 80% है जो कि मेंटल है। रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6371 किलोमीटर। तो दोस्तों जो एवरेज रेडियस है अर्थ का वो है 6371 किलोमीटर। तो दोस्तों हमने देख लिया कि जो अर्थ का इंटीरियर है वो कई लेयर से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब किन रॉक्स और मिनरल से बना हुआ है ये हम देखते हैं। रॉक्स एंड मिनरल्स। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक। तो दोस्तों जो अर्थ का क्रस्ट है वह वेरियस टाइप के रॉक से मिलकर बना हुआ है। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल वाटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। अब बात आती है रॉक क्या होता है। देखो अर्थ का क्रस्ट वेरियस टाइप के मिनरल से मिलकर बना हुआ है, मिनरल मैटर से मिलकर बना हुआ है। तो अर्थ का क्रस्ट बनाने वाले जो मिनरल मैटर्स है उनके किसी भी नेचुरल, उसका कोई भी नेचुरल मास हो, उस नेचुरल मास को हम क्या बोलते हैं, रॉक। ठीक है, यानी कि सपोज ये है अर्थ का क्रस्ट, यह अर्थ का क्रस्ट डिफरेंट टाइप के वेरियस टाइप के रॉक से मिलकर बना हुआ है, यानी कि मिनरल मैटर से मिलकर बना हुआ है। अब इस जो भी मिनरल मैटर है उसके किसी भी नेचुरल मास को हम क्या बोलते हैं, रॉक बोलते हैं। रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। जो रॉक होता है तो उसको डिफरेंट कलर, साइज और टेक्सचर का जो है कि हो सकता है। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स। तो रॉक्स वैसे बहुत टाइप के होते हैं, कई टाइप के होते हैं, बट मेजर टाइप जो है वो 3 है। एक इग्नियस रॉक्स, दूसरा सेडिमेंट्री रॉक, तीसरा मेटामॉर्फिक रॉक्स। व्हेन द मोल्टेन मैग्मा कूल्स इट बिकम्स सॉलिड। जब मोल्टेन मैग्मा, मोल्टेन यानी पिघलता हुआ, पिघला हुआ, मैग्मा यानी कि अर्थ के इंटीरियर से जब वोल्केनो निकलता है, अर्थ के इंटीरियर से जो रेड कलर में लिक्विड के रूप में आता है ना, उसको मैग्मा बोलते हैं। ठीक है, तो जब मोल्टेन मैग्मा कूल होती है, ठंडी होती है, वो ये सॉलिड बन जाती है। रॉक्स दस फाउंड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक। तो इस प्रकार से जो रॉक बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक्स बोलते हैं।
दे आर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक। तो इग्नियस रॉक्स को दोस्तों प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। अब जो इग्नियस रॉक्स होती है दो टाइप की होती है, एक तो होती है इंट्रूसिव रॉक्स, दूसरी एक्सट्रूसिव रॉक्स। कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वोल्केनोज? क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि एक वोल्केनो से लावा बाहर आ रहा है? Lava is actually fiery red molten magma coming out from the interior of the earth on its surface। अब बात है लावा है क्या? लावा एक्चुअली दोस्तों फायरी यानी जलता हुआ रेड कलर का मोल्टेन मैग्मा है। मोल्टेन यानी पिघला हुआ मैग्मा है, ठीक है। लावा क्या है? फायरी रेड मोल्टेन मैग्मा है जो कि अर्थ के इंटीरियर से अर्थ के सरफेस पे आ रहा है, ठीक है। यानी कि अब ये है, मान लो कोई भी एक ओपनिंग है, कोई भी एक वेंट ओपनिंग है, यहाँ से इसके इंटीरियर से लावा पिघलता हुआ बाहर आ रहा है। यानी कि जो लावा है वो क्या है? फायरी रेड कलर का मोल्टेन मैग्मा है जो कि अर्थ के इंटीरियर से अर्थ के सरफेस पे आ रहा है, ठीक है। अर्थ का सरफेस हो गया तो अर्थ के सरफेस पे आ रहा है। व्हेन दिस मोल्टेन लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस इट रैपिडली कूल्स डाउन एंड बिकम सॉलिड। तो जब यह मोल्टेन लावा जो होता है दोस्तों अर्थ के सरफेस पे आता है तो ये रैपिडली बहुत तेजी से ठंडा हो जाता है और सॉलिड बन जाता है। रॉक्स फाउंड इन सच ए वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो इस तरीके से जो रॉक्स बनता है जो कि अर्थ की सरफेस पे बनता है, तेजी से ठंडा होकर सॉलिड हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं, ठीक है। दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर। इनका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही फाइन ग्रेन होता है, ठीक है, यानी छोटे छोटे होते हैं दाने जैसे। फॉर एग्जाम्पल के लिए बेसाल्ट। द डेक्कन प्लेटू इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक। तो जो डेक्कन प्लेटू है वो किसका बना हुआ है? बेसाल्ट रॉक्स का बना हुआ है। समटाइम्स द मोल्टेन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। तो समटाइम्स क्या होता है ना कि मोल्टेन मैग्मा जो होते हैं वो इनसाइड द अर्थ क्रस्ट के अंदर ही क्या होते हैं? कूल डाउन, ठंडे हो जाते हैं, यानी कि ऐसे ऐसे अंदर ही क्या होते हैं? ठंडे हो जाते हैं। सॉलिड रॉक्स सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो इस प्रकार से जो रॉक्स बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। जैसे कि इग्नियस का मतलब क्या होता है? लैटिन वर्ड है इग्नियस मीनिंग फायर। सेडिमेंट्री ये भी लैटिन वर्ड है सेडिमेंटम, इसका मतलब है सेटल डाउन। मेटामॉर्फिक ग्रीक वर्ड है मेटामॉर्फोस मीनिंग चेंज ऑफ फॉर्म। अभी हम देखेंगे इसको, ठीक है। इग्नियस रॉक्स जैसे अभी हमने इग्नियस देख लिया, सेडिमेंट्री क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होते हैं, सारा हम देखेंगे। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। क्योंकि अब ये जो है कि अंदर ही अर्थ के अंदर, अर्थ के क्रस्ट के अंदर ही कूल डाउन होते हैं, इसलिए स्लोली कूल डाउन होते हैं, स्लोली ठंडे होते हैं, इसलिए इनका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत बड़ा होता है। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच रॉक। तो इसी प्रकार के रॉक का एग्जाम्पल, इंटरसिग्नियस रॉक का एग्जाम्पल क्या है? ग्रेनाइट है। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज्ड टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। तो स्पाइसेस और ग्रेन्स के जो पेस्ट प्रिपेयर करने के लिए ग्राइंडिंग स्टोन का इस्तेमाल करते हैं वह किसका बना होता है? ग्रेनाइट का बना होता है। रॉक्स रोल डाउन क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट। तो रॉक क्या होते हैं? रोल डाउन होते हैं, गिरते हैं। क्रैक, उसमें क्रैक आता है और एक दूसरे से टकराते हैं, वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में क्या होते हैं? टूट जाते हैं। दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट। तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रोक डाउन होते हैं, टूटते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट बोलते हैं। These sediments are transported and deposited by wind, water etc। तो यह विंड, वाटर एक्सेट्रा के द्वारा जो सेडिमेंट से छोटे छोटे दोस्तों इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है और डिपॉजिट कर लिया जाता है। मतलब ऑटोमेटिकली बाय वाटर और बाय विंड जो है ट्रांसपोर्ट और डिपॉजिट हो जाते हैं। कौन? छोटे छोटे जो सेडिमेंट्स होते हैं। These loose sediments are compressed and hardened to form layers of rocks। तो ये जो लूज सेडिमेंट्स होते हैं एक कंप्रेस्ड होते हैं और हार्डन हो जाते हैं टू टू फॉर्म लेयर ऑफ रॉक्स, यानी रॉक्स की लेयर बन जाते हैं। दीज टाइप्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक। तो इस टाइप का जो रॉक बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। जो सैंडस्टोन है वो किसका बना हुआ है? ग्रेन ऑफ सैंड का बना हुआ है। दीज रॉक्स, ग्रेन ऑफ सैंड यानी छोटे छोटे सैंड, एक बार मतलब कि मान लो किसी अभी विंड और वाटर के द्वारा ट्रांसपोर्ट कर लिए गए, एक जगह पे ले जाके वो डिपॉजिट हो गए। अब धीरे धीरे बाय द टाइम क्या होता है? कंप्रेस्ड होते हैं, कंप्रेस्ड होते हैं, धीरे धीरे हार्ड हो जाते हैं, फिर उसके बाद एक लेयर बन जाती है किसकी? रॉक की। These rocks may also contain fossil of plants, animals and other microorganisms that once lived on them। तो ये जो रॉक्स हैं इसमें कुछ फॉसिल्स हो सकते हैं, प्लांट्स के, एनिमल्स के, या उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो कि पहले उस टाइम पे वहां पे रह रहे हों, ठीक है। यानी कि मान लो कि अभी कोई भी किसी भी विंड या वाटर के द्वारा यहाँ पे एक लेयर जो है बहुत सारी
छोटे छोटे जो है कि यानी कि आप समझ लो कि छोटे छोटे मान लो ग्रेन ऑफ सैंड यहाँ पे डिपॉजिट कर लिए गए। अब उसके बाद बाय द टाइम उस पर कुछ प्लांट्स या कुछ भी जो एनिमल्स वहाँ पे रह रहे हो, तो धीरे धीरे बाय द टाइम क्या होता है कि वो कंप्रेस होता रहता है, फिर एक लेयर बन जाता है। तो जो प्लांट्स या एनिमल्स पहले उस पर रह रहे थे, जो कि उसके अंदर दब गए, ठीक है, तो इन रॉक्स में उनका फॉसिल हो सकता है। फॉसिल क्या होता है? द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ रॉक आर कॉल्ड फॉसिल। तो फॉसिल क्या होता है? डेड प्लांट्स और एनिमल्स का रिमेन्स जो होता है, जो उनका बचा हुआ हिस्सा होता है, जो कि ट्रैप हो जाता है किसमें? लेयर्स ऑफ रॉक में, उनको हम फॉसिल बोलते हैं। ठीक है, यानी जो भी एनिमल और प्लांट्स थे उनका जो भी उनका रिमेन्स था वो तो इसी में रह गया। अब ये एक लेयर बन गई, जैसे सेडिमेंट्री रॉक टर्न इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। इसको देखते हैं कि सेडिमेंट्री जो रॉक होती है मेटामॉर्फिक रॉक में किस प्रकार से चेंज होती है। इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। तो दोस्तों जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, अगर वे उन पर ग्रेट हीट मतलब ग्रेट टेम्परेचर पे वे हीट हों, यानी कि गर्म हो और हाई प्रेशर हो, तो वे मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो सकती हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा सेडिमेंट्री रॉक्स किसमें टर्न हो रही, किसमें चेंज हो रही? मेटामॉर्फिक रॉक में। यानी जैसे समझ लो कि इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक पे अगर हम जो है कि हाई टेम्परेचर और हाई हीट और हाई प्रेशर की वजह से वे मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए क्ले चेंजेस इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल, जैसे कि क्लेज किसमें चेंज होता है? स्लेट में, और लाइमस्टोन मार्बल में। रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। तो जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, जो रॉक्स है हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। दी हार्ड रॉक्स आर यूज फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेज, बिल्डिंग्स। जो हार्ड रॉक होता है उसका यूज हम कहाँ पे करते हैं? जैसे रोड बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, तो हार्ड रॉक का हम इस्तेमाल करते हैं ना बिल्डिंग्स बनाने के लिए। और स्टोन का यूज बहुत सारे गेम, जैसे एग्जाम्पल के लिए 7 स्टोन हम खेलते हैं, हॉप्स कॉस खेलते हैं, 5 स्टोन्स खेलते हैं। इसी प्रकार के बहुत सारे गेम होते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं रेड फोर्ट किसका बना हुआ है? जो लाल किला है वो रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है। जो हमारा ताजमहल है वह किसका बना हुआ है? वह व्हाइट मार्बल का बना हुआ है। ठीक है, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस टू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशन। तो दोस्तों आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एक टाइप की जो रॉक है वह दूसरे टाइप की रॉक में चेंज हो सकती है कुछ सर्टेन कंडीशन में, इन अ साइक्लिक मैनर। एक साइक्लिक मैनर में, साइक्लिक मैनर क्या होता है? जैसे मान लो कि एक इग्नियस रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है और मेटामॉर्फिक रॉक है। तो साइक्लिक मैनर में क्या होगा कि इग्नियस रॉक जो है कि चेंज हो सकती है सेडिमेंट्री में, सेडिमेंट्री चेंज हो सकती है मेटामॉर्फिक में, फिर मेटामॉर्फिक चेंज हो सकता है इग्नियस में, फिर इग्नियस चेंज हो सकता है सेडिमेंट्री में, फिर सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक में। इसी प्रकार की साइकिल जो है चलता रहता है। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज द रॉक साइकिल। तो यह जो ट्रांसफॉर्मेशन है वन रॉक टू अनदर, इसको हम क्या बोलते हैं? रॉक साइकिल बोलते हैं। You have already learned when the molten magma cools, it solidifies to become igneous rock. आपने ऑलरेडी यह सीख लिया कि जो मोल्टेन मैग्मा जब कूल होता है, हमने भी सीखा कि वो सॉलिडिफाई हो जाता है इग्नियस रॉक के रूप में। ठीक है, यानी कि जब मोल्टेन मैग्मा कूल होता है, ठंडा होता है, तब जाके वो इग्नियस रॉक बनता है। These igneous rocks are broken down into small particles that are transported and deposited to form sedimentary rocks. अब ये जो igneous rocks होते हैं, ये क्या होते हैं? इसमें ये फॉल डाउन होते हैं, फिर उसके बाद इसमें क्रैक आता है, एक दूसरे को हिट करते हैं, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाते हैं, छोटे स्मॉल फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं, और स्मॉल फ्रैगमेंट वाटर के द्वारा या एयर के द्वारा ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं और कहीं पर डिपॉजिट हो जाते हैं। बाद में क्या बनता है? सेडिमेंट्री रॉक बनता है। ठीक है, यानी कि जब उस पे प्रेशराइज हो जाते हैं, हार्डन बन जाते हैं, तो सेडिमेंट्री रॉक बन जाते हैं। When the igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rocks. तो दोस्तों जब igneous और sedimentary rocks हीट और प्रेशराइज होते हैं, when the igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rocks. तो दोस्तों जब igneous और sedimentary rocks हीट और प्रेशराइज होते हैं तो वे किस में चेंज हो जाते हैं? वे मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाते हैं। The metamorphic rocks which are still under great heat and pressure melt down to form molten magma. अब बात आता है कि पहले कि हमने देख लिया सेडिमेंट्री और igneous रॉक्स पे कुछ प्रेशराइज हुए और हीट हुए, तो वे किस में चेंज हो गए? मेटामॉर्फिक रॉक में। अब जो मेटामॉर्फिक रॉक है, अगर अभी भी उस पे और ज़्यादा हीट हो रहे हैं और ज़्यादा प्रेशराइज हो रहे हैं, तो वे किस में चेंज हो जाते हैं? मोल्टेन मैग्मा में। दिस मोल्टेन मैग्मा अगेन कैन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई इनटू इग्नियस रॉक। जैसा कि हमने देखा यह मोल्टेन मैग्मा फिर से कूल होता है, फिर से ठंडा होता है, फिर से इग्नियस रॉक में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे जैसे हम देखेंगे यहाँ पे कि पहले क्या है, यहाँ पे
एक यहाँ से क्या निकल रहा है, यहाँ से हम देखेंगे एक विंड ओपनिंग है, यहाँ से निकल रहा है मोल्टेन मैग्मा। मोल्टेन मैग्मा यहाँ पे निकलता है, यहाँ पे जाता है अर्थ के सरफेस पे, सॉलिडिफाई हो जाता है, तभी क्या बन जाता है, इग्नियस रॉक बन जाता है। अब इग्नियस रॉक जो है कि फॉल डाउन होता है, फिर उसके बाद उसमें क्रैक आते हैं, क्रैक यानी कि टूटते फूटते हैं, उसके बाद एक दूसरे से टकराते हैं, तो छोटे छोटे क्या बन जाते हैं, स्मॉलर फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, जिसको हम सेडिमेंट्स बोलते हैं। अब ये सेडिमेंट जब काफी टाइम तक जो है कि प्रेशराइज होते हैं, हार्डन हो जाते हैं, तब ये क्या बन जाता है, सेडिमेंट्री रॉक बन जाता है। अब ये सेडिमेंट्री रॉक पे ज़्यादा जब इस पे हीट और प्रेशर होता है, तो ये क्या किस में चेंज हो जाता है, ये मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाता है। और ज़्यादा जब हीट और प्रेशराइज होता है कौन, मेटामॉर्फिक रॉक, तब वो मैग्मा बन जाता है। ठीक है, अब फिर वही प्रोसेस सेम स्टार्ट हो जाएगा कि मोल्टेन मैग्मा नीचे आएगी, फिर वह सॉलिडिफाई होगी यानी कि कूल होगी, उसके बाद क्या बन जाएगा, इग्नियस रॉक बन जाएगा। तो क्योंकि ये एक साइक्लिक मैनर में होता है, यानी एक के बाद एक चेंजेस होते हैं, एक रॉक दूसरे रॉक में, फिर दूसरा तीसरे रॉक में, फिर तीसरा पहले रॉक में चेंज हो जाता है, इसे क्या है, रॉक साइकिल है। ठीक है, तो रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, जैसा कि हम जानते हैं रॉक्स डिफरेंट मिनरल के मिलकर बने हुए हैं। मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस व्हिच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। जो मिनरल्स होते हैं दोस्तों, इन नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी कुछ सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी निश्चित फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, और डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होते हैं, निश्चित जो उनके केमिकल कंपोजिशन होते हैं। केमिकल कंपोजिशन द सेंस कि जैसे अब वाटर है, वाटर का कंपोजिशन का H2O, यानी जो वाटर होगा कितना भी ज़्यादा क्वांटिटी में आप ले लो, कितना भी कम क्वांटिटी में ले लो, उसमें हाइड्रोजन की जो क्वांटिटी होगी वो 2 होगी, और ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी होगी वो 1 होगी। चाहे आप ज़्यादा लो चाहे आप कम लो, ये क्या है, ये है डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, तो इसी प्रकार से मिनरल्स जो होते हैं उनका, वे भी नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं जिनका कुछ सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है और डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड, तो ह्यूमन काइंड के लिए, ह्यूमन काइंड यानी कि मानव जाति के लिए जो मिनरल्स हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सम आर यूज्ड एज फ्यूल्स, इसमें से बहुत सारे मिनरल्स एज ए फ्यूल यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। हम कोल का इस्तेमाल, नेचुरल गैस का इस्तेमाल और पेट्रोलियम का इस्तेमाल किस प्रकार से करते हैं, फ्यूल के रूप में करते हैं। दे आर आल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में भी इनका यूज होता है, जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा। इन मेडिसिन, इन फर्टिलाइजर्स, तो मिनरल का इस्तेमाल हमने देखा कि अब फ्यूल के रूप में तो हम करते ही हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रीज में इनका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा। यहाँ तक कि मेडिसिन में भी, फर्टिलाइजर्स में भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों हमने यह चैप्टर कंप्लीट कर लिया, और आशा करता हूँ कि आपको भी यह चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।